नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन डायोड। ये जो हम लोग पीएन जंक्शन देखे, यही पीएन जंक्शन ही कहलाता है जंक्शन डायोड। तो आप कहेंगे ए पीएन जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन डायोड। तो जब इसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं तो जंक्शन, ये जो पीएन जंक्शन है उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं। ये देखिए ट्रायंगल, और यहाँ पे एक लाइन देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या है? तो यही डायोड का सिंबल है। तो ये जंक्शन डायोड वर्क्स एज ए रेक्टिफायर। जो पीएन जंक्शन है इसका क्या काम है? तो ये एक रेक्टिफायर की तरह यूज होता है। तो अब रेक्टिफायर किसको कहेंगे? तो कहेंगे द रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या नाम कर देते हैं? क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। तो अब देखिए कहता है कि इसमें अब रेक्टिफायर दो तरह का है। ये पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ द एसी इनपुट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। जो एसी आप इसको इनपुट के फॉर्म में देते हैं, तो एसी में आप देखते हैं कि दो, एक अपर साइकिल एक लोअर साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल और एक निगेटिव साइकिल। लेकिन अगर आउटपुट में एक ही साइकिल मिले तो उसको हम कहेंगे ये क्या है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे? अब देखिए इसका प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए जंक्शन डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायसिंग बट डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायसिंग। कोई जंक्शन डायोड, कोई पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है लेकिन रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता है। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम, ये आपको याद रखना है। सर्किट डायग्राम क्वेश्चन जब पूछता है तो सर्किट डायग्राम बनाना है। तो अब देखिए ये हम लोग एक ट्रांसफार्मर लिए हैं, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये एसी का सिंबल, यहाँ से एसी इनपुट देते हैं। और इसका जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे हम लोग एक डायोड को कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव। और फिर इस डायोड से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं आरएल, लोड रेसिस्टेंस। इसी के अक्रॉस फिर हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो इस सर्किट को बनाना है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग यहाँ पे कर लें कि इन द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट द एसी इनपुट इज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ए जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद द सेकेंडरी कॉइल and DC output is obtained across the load resistance RL। प्राइमरी कॉइल से एक AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी कॉइल से हम लोग एक डायोड को कनेक्ट करते हैं और फिर एक लोड रेसिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लोगों को आउटपुट मिलता है। तो अब ये कैसे वर्क करेगा? तो आप कहेंगे कि व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट फ्लोज थ्रू द डायोड देन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब डायोड से एसी का पॉजिटिव साइकिल फ्लो करेगा तो आप कहेंगे ये क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। देयरफॉर इट कंडक्ट्स, उस कंडीशन में ये कंडक्ट करता है। व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लोज थ्रू द डायोड देन इट इज रिवर्स बायस्ड एंड डज नॉट कंडक्ट्स। हेंस ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट इज ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो करता है तो डायोड कंडक्ट, ये फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी ये करंट को फ्लो करना अलाउ करता है। और जब रिवर्स बायसिंग में तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी आप कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर उस कंडीशन में ये कंडक्ट नहीं करता है, यानी जो निगेटिव हाफ साइकिल है ये डायोड से फ्लो नहीं करता है। फिर एक बात यहाँ पे हम कह देते हैं कि हाउएवर द आउटपुट डीसी इज फ्लक्चुएटिंग विच कैन बी मेड स्मूथ यूजिंग फिल्टर सर्किट। तो हम लोग को जो इस पीएन जंक्शन से जो आउटपुट मिलता है उसमें आप कहेंगे कि जो डायरेक्शन है वो तो अब एक ही मिला, सिर्फ अपर साइकिल ही मिला, लोअर साइकिल मिला नहीं, यानी डायरेक्शन सब एक ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो फिर भी चेंज कर रहा है। तो आप कहेंगे ये जो डीसी हम लोग, ये है डीसी, लेकिन ये कैसा डीसी है? ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी है, फिर उसको स्मूथ करने का अलग तरीका है कि हम लोग फिल्टर सर्किट का यूज करके उसको स्मूथ कर लेते हैं। और ये देखिए ये ग्राफ बनाना है, यही इनपुट आउटपुट बता रहा है। एसी इनपुट, एसी आप दे रहे हैं, अपर साइकिल लोअर साइकिल इस तरह से इस फॉर्म में एसी आप दे रहे हैं। और जो डीसी आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है?
आप कहेंगे कि देखिए ये अपर साइकिल के लिए फॉरवर्ड बाइसिंग है तो आउटपुट मिला, लोअर साइकिल के लिए रिवर्स बाइसिंग है तो ये नहीं मिला आउटपुट में, फिर अपर साइकिल फॉरवर्ड बाइसिंग आउटपुट मिला, लोअर साइकिल फिर ब्लॉक हो गया, अपर साइकिल फिर मिला, फिर लोअर ब्लॉक हो गया, फिर अपर मिला। तो आप कहेंगे कि इस तरह से हमको सिर्फ अपर साइकिल मिल रहा है, यानी करंट एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग है। इसको हम लोग फिर कैपेसिटर का यूज़ करके इसको स्मूथ कर लेते हैं, जिसको यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। इसके बाद देखिए कि दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको आउटपुट में एसी का दोनों साइकिल मिलेगा, लेकिन फिर उसका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। तो कहेंगे ए रेक्टिफायर व्हिच रेक्टिफाइज बोथ द साइकिल्स ऑफ द एसी इनपुट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। टू डायोड्स आर यूज्ड इन सच ए रेक्टिफायर। इस फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड का यूज करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल वही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग बट डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बाइसिंग। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करता है। प्रिंसिपल इसका भी वही है जो हाफ वेव का था। अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम, फिर उसी तरह से एसी इनपुट है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब क्या है कि यहाँ पे एक डायोड यहाँ कनेक्ट किए, इसको नाम दे दिए D1, एक डायोड इधर से कनेक्ट कर दिए, इसको कह दिए D2। और आप देखिए कि यहाँ से ये सर्किट कनेक्ट किए और इस बीच से ये जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ से एक वायर यहाँ से हम लोग कनेक्ट करके एक लोड रेसिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दी इस बीच से, और इसी से आपको DC आउटपुट मिलेगा। तो अब इसमें गौर कीजिए कि जब इस सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है, इससे जब बीच से एक वायर ऐसे कनेक्ट कर देते, इसको कहते हैं ये सेंट्रल टैपिंग। ये जो ट्रांसफार्मर कहेंगे सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर है। तो अब देखिए ये ऊपर पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव। जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो इधर वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, यानी एसी का जब यहाँ से अपर साइकिल फ्लो करेगा, एट द सेम टाइम एसी का लोअर साइकिल इधर फ्लो करेगा। फिर जब यहाँ लोअर हो जाएगा तो ये अपर हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ देखिए कि सर्किट 2 पार्ट में बट गया। तो एक करंट आप कहेंगे कि इधर से फ्लो किया ऐसे होते हुए डायोड से, फिर इस लोड रेसिस्टेंस में ऐसे आया, और एक आप देखिए कि इस डायोड से होते हुए फिर करंट इस तरह से फ्लो किया। तो ये 2 पार्ट हो गया। तो यही आपका सर्किट डायग्राम है। इसको एक्सप्लेन अब कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे कि इन ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट the AC input is given to the primary coil of a central tapped step down transformer. 2 diodes D1 and D2 are connected with the secondary coil of the transformer and DC output is obtained across the load resistance RL. ये बात हम लोग कहेंगे। अब आप देखिए वर्किंग, when the positive half cycle flows through diode D1, at the same time the negative half cycle flows through the diode D2. Hence diode D1 is forward biased and conducts, diode D2 is reverse biased and does not conduct. तो दोनों साइकिल, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जिससे फ्लो किया वो फॉरवर्ड बाइसिंग में था, वो कंडक्ट किया, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो कंडक्ट नहीं किया। तो एक साइकिल के लिए हम कहेंगे कि D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 आपको आउटपुट नहीं दे रहा है। और जब नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो आप कहेंगे फॉर द नेक्स्ट साइकिल डायोड D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगले साइकिल के लिए क्या होगा, D1 से नेगेटिव साइकिल फ्लो करेगा तो वो रिवर्स बायस्ड होगा, D2 फॉरवर्ड बायस्ड होगा। हेंस D1 डज नॉट कंडक्ट बट D2 कंडक्ट्स, देयरफॉर बोथ द साइकिल्स आर ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट। आउटपुट में दोनों साइकिल मिला, एक D1 से और उसके जस्ट बाद वाला D2 से। Therefore both the cycles are obtained in the output. However, the output is fluctuating DC which can be made smooth using filter circuit. फिर वही बात कर रहे हैं कि जो आउटपुट मिल रहा है वो है तो DC, लेकिन वो प्योर DC नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग DC है, जिसको हम लोग फिर स्मूथ करते हैं फिल्टर सर्किट के हेल्प से। इसका देखिए इनपुट आउटपुट ग्राफ। इनपुट AC ये जो D1 को दिए, इनपुट AC जो D2 को दिए, और ये आउटपुट DC। तब आप देखिए इनपुट जब यहाँ पॉजिटिव था D1 को तो D2 को नेगेटिव मिला था साइकिल,
फिर ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, तो ये इस तरह से आप इसको इनपुट दे रहे हैं, इसमें इनपुट अपोजिट हो गया। तो अब आप देखिए कि आप कहेंगे कि यहाँ पे आउटपुट में ये वाला D1 से आपको मिला, ये D1 से आउटपुट मिला, D2 वाला यहाँ ब्लॉक हो गया। फिर सेकेंड के लिए D1 से ब्लॉक हो गया, D2 से आउटपुट मिला, फिर D1 से मिला, D2 से ब्लॉक हो गया। तो आउटपुट एक इससे, एक इससे, एक इससे, फिर एक D2 से, एक D1 से, एक D2 से, यानी आउटपुट में आपको दोनों साइकिल मिल रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसीलिए आप कहेंगे कि ये हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, DC है, बट ये फ्लक्चुएटिंग DC है, फिर उसको स्मूथ आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ये डायोड रेक्टिफायर। डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। तो दो रेक्टिफायर, एक हाफ वेव और एक फुल वेव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे रहता है। अब देखिए अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ए ट्रांजिस्टर इज ए 3 सेक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड स्विच। ट्रांजिस्टर क्या है, ये भी आप कहेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही बनता है, लेकिन जैसे डायोड में आप कहते थे कि 2 सेक्शन है, एक पी और एक एन, इसमें 3 सेक्शन रहता है, यानी इसमें 3 टर्मिनल रहेगा। इन ए ट्रांजिस्टर देर आर 3 सेक्शंस। The extreme section have same type of majority charge carrier, and between them a semiconductor having opposite type of majority charge carrier is sandwiched। यानी दोनों तरफ जो आपका सेमीकंडक्टर होगा वो एक टाइप का होगा, यानी दोनों तरफ अगर N है तो बीच में P होगा, और दोनों तरफ अगर P है तो बीच में N होगा। तो द 3 टर्मिनल्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर कॉल्ड इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इसका जो 3 टर्मिनल है, एक को इमीटर कहते हैं, दूसरे को बेस कहते हैं और तीसरे को कहते हैं कलेक्टर। द इमीटर प्रोवाइड्स द चार्ज कैरियर फॉर द करंट टू फ्लो। इमीटर चार्ज कैरियर प्रोवाइड करता है, सर्किट में लाता है। द बेस प्रोवाइड्स ए प्रॉपर जंक्शन। बेस उसको एक प्रॉपर जंक्शन देता है। एंड द कलेक्टर कलेक्ट्स दैम टू सेंड इन द सर्किट। और कलेक्टर जो सेक्शन है वो फिर उसको कलेक्ट करके सर्किट में भेज देगा। द बेस रीजन इज मेड थिन एंड इट इज़ लाइटली डोप्ड। जो बेस रीजन है उसको हम लोग थोड़ा सा थिन रखते हैं, वो रीजन थोड़ा पतला रहता है और उसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो भी कम रहता है। फिर आप कहेंगे कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखिए अगर दोनों तरफ N है और बीच में P है, इसको कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। NPN, एक ये इमीटर, दूसरा कलेक्टर, और ये जो बीच वाला है, ये जो टर्मिनल है, इसको कहेंगे बेस। और इसका सिंबल देखिए, ये सर्किल लेते हैं, इस तरह से एक लाइन देके इसको करते हैं, तो एक बीच वाला बेस, कलेक्टर, इमीटर। इमीटर पे एरो रहता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एरो बाहर की ओर रहेगा। और दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में दोनों तरफ पी सेक्शन, बीच में एन, तो इमीटर, कलेक्टर, बीच वाला बेस। और इसका सिंबल देखिए वही है, लेकिन ये जो एरो है ये इसमें अंदर की ओर हो जाता है। तो सर्किट में हम लोग यही एरो देख के मालूम करते हैं कि एनपीएन है या पीएनपी है। अब किसी ट्रांजिस्टर, जैसे डायोड में आप कहते थे कि 2 टर्मिनल है, एक इनपुट और एक आउटपुट, इसमें 3 सेक्शन है, 3 टर्मिनल है, तो एक जो टर्मिनल रहता है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, या तो इमीटर को, या कलेक्टर को, या बेस को। तो अगर मान लीजिए इमीटर को कॉमन करते हैं तो इसको कहते हैं कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन, CE कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, CB कन्फिग्रेशन, और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, CC कन्फिग्रेशन। इसमें हम लोगों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है CE कन्फिग्रेशन, थोड़ा बहुत CB का भी जानकारी रखना है, और CC आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर में भी बाइसिंग करेंगे तो इसमें हम लोग 2 बैटरी लगाते हैं, एक इनपुट सेक्शन में, एक आउटपुट सेक्शन में। तो द इनपुट सेक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड द आउटपुट सेक्शन इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस्ड। इनपुट सेक्शन को हमेशा फॉरवर्ड रखना है, आउटपुट को हमेशा रिवर्स में रखना है। तो आप कहेंगे कि अब देखिए दोनों के लिए हम लोग जरा इसको देखें। पहला कह रहे हैं PNP। अब देखिए ये है PNP, तो P सेक्शन में होल है, तो P सेक्शन को अगर हम पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट करें और इधर होल वाले को निगेटिव से करें तो कहेंगे ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग।
और इधर देखिए कि आप कहेंगे इधर भी P है N है, तो P सेक्शन को निगेटिव से N सेक्शन को पॉजिटिव से, तो इधर होगा रिवर्स बाइसिंग। और इसमें देखिए कि हम बेस को कॉमन रखें। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए बेस को इनपुट से भी कनेक्ट किए और इसको आउटपुट से भी कनेक्ट किए। तो जो बेस सेक्शन है ये आपका कॉमन है, तो आप कहेंगे ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब गौर कीजिए कि इसमें जो आप वोल्टेज इसको दिए, इसको कहते हैं VEE। इमीटर से जो वोल्टेज कनेक्ट किए उसको कहते हैं VEE, और कलेक्टर से जो वोल्टेज कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं VCC। ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान में रखना है। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो चार्ज इधर से ऐसे फ्लो करेगा, चार्ज यहाँ फ्लो करके इसमें आएगा। ये जो डायरेक्शन है यही आपको चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन बताता है। और फिर यहाँ पे बेस रीजन में आएगा, फिर यहाँ से कुछ चार्ज आपका इधर चला आएगा, कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। तो इस इमीटर वाले पार्ट में जो करंट फ्लो करता है कि इसको कहते हैं IE। कलेक्टर वाले सेक्शन में जो करंट फ्लो करता है कहते हैं IC, और बेस वाले में जो करंट फ्लो करता है इसको कहते हैं IB। तो अब देखिए एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि इमीटर, बीच में बेस और इधर कलेक्टर। तो जब इसको इस तरह से हम कनेक्ट किए, यहाँ बाइसिंग किए, तो क्या हुआ, तो आप कहेंगे इधर से होल फ्लो किया और ये इस सेक्शन में आया। ये N सेक्शन, इसमें मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें होल जो यहाँ से गया ये इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ होल यहाँ कंबाइन करता है नियरली 5%, और फिर आगे जो रहता है तो ये पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट किए हैं, ये नेगेटिव है। और यहाँ देखिए उल्टा है, ये पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो आप कहेंगे इधर नेगेटिव है, अब इसमें जो होल था वो फिर आगे बढ़ा, इस सेक्शन में आया, और फिर ये नेगेटिव, यहाँ पहले से भी कुछ होल था और इधर से भी कुछ होल गया, और उसको ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया इधर। तो इसको जब हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में रखते हैं, इसको रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं, तभी हमारा यहाँ पे चार्ज अक्रॉस द जंक्शन फ्लो करता है। तो आप इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन द गिवन सर्किट द इमीटर बेस सेक्शन इज द इनपुट सेक्शन। इमीटर बेस ये इनपुट है, देयरफॉर इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, and the collector base section is the output section, hence it is reverse biased. The holes in the emitter section are repelled towards the base section by the forward biasing voltage VEE, where nearly 5% of holes recombine with the electrons and rest of them move forward to the collector section by the reverse biasing voltage VCC. रिवर्स बाइसिंग वो VCC वो उसको फिर कलेक्ट कर लेता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आपको मिलेगा। आप कहेंगे कि टोटल करंट ये IE, फिर यही दो पार्ट में बट गया, तो IE इक्वल टू IC प्लस IB। तो यही बात यहाँ याद रखना है, IE इक्वल टू IC प्लस IB। ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग है, या इसी को ट्रांजिस्टर एक्शन कहते हैं। ये हम लोग देखें किसके लिए, PNP के लिए। इसी तरह से NPN के लिए भी, फॉर NPN ट्रांजिस्टर। अब देखिए ये सिंबल है NPN ट्रांजिस्टर का। अब यहाँ पे इमीटर बेस इनपुट है, इमीटर में N है, तो N सेक्शन को निगेटिव से, P सेक्शन को पॉजिटिव से, VE। अब देखिए फिर इसमें भी N है, तो N सेक्शन को पॉजिटिव से, P सेक्शन को निगेटिव से, तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग VCC। अब देखिए चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और हम लोग चार करंट जो लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट, यानी करंट आपका इधर फ्लो करेगा IE। और देखिए ये जो एरो है ये यही डायरेक्शन बता रहा है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसमें आया, होल वाले सेक्शन में 5% रिकम्बाइन हुआ, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिर किधर चला गया, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट लेंगे IB, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर लिया IC। तो इसमें भी आप देखेंगे कि IC प्लस IB दोनों मिल के कहेंगे IE, इसमें भी रिलेशन वही है। तो इन द गिवन सर्किट द इमीटर बेस सेक्शन इज द इनपुट सेक्शन, हेंस इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। द कलेक्टर बेस सेक्शन इज द आउटपुट सेक्शन, हेंस इट इज रिवर्स बायस्ड। इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड, आउटपुट सेक्शन reverse biased. The electrons in the emitter section are repelled in the base section by the forward biasing voltage VEE, where nearly 5% of electrons recombine with holes and rest of them move forward in the collector section. ये क्या है, in the collector section। और इसमें भी आप रिलेशन कहेंगे IE इक्वल टू IC प्लस IB।
तो इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद देखिए एक टॉपिक है इसमें, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन पूछता है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या स्टडी करेंगे? तो आप कहेंगे कि इनपुट और आउटपुट का ग्राफ स्टडी करना है। और ये हम लोग ले रहे हैं फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये ले रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, और सीई कन्फिग्रेशन में, कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में। तो आप कहेंगे इन द कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर द बेस इमीटर सेक्शन इज द इनपुट सेक्शन, therefore it is forward biased, and hence the collector emitter section is the output section, it is reverse biased। अब देखिए डायग्राम से पता चलेगा। इससे पहले जो हम लोग एक्शन वाला पार्ट देखे उसमें बेस कॉमन था, अब हम कह रहे हैं कि इमीटर कॉमन है। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का ये देखिए कि आपका ये सर्किट डायग्राम है। ये हम ट्रांजिस्टर कौन है? ट्रांजिस्टर है हमारा NPN, एरो देखिए बाहर है, और इमीटर वाले को कॉमन किए, कलेक्टर इमीटर आउटपुट, और ये बेस इमीटर इनपुट। अब देखिए कि यहाँ पे हम एक आमीटर लगाते हैं, ये माइक्रो आमीटर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से लाए इसको, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे भी एक आमीटर लगाए, और फिर यहाँ से एक रियोस्टेट यहाँ पे लगाते हैं, फिर इसको भी इधर ला के एक रियोस्टेट से कनेक्ट करते हैं, और ये आप बाइसिंग वोल्टेज। अब देखिए पी, ये क्या है? NPN। पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, इसको कहेंगे VBB, बेस को दे रहे हैं। और इधर देखिए जब बाइसिंग करेंगे तो आप कहेंगे जो कलेक्टर है इसमें क्या है? NPN, N। तो N सेक्शन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो इधर वाला रिवर्स हो गया। तो सर्किट बेसिकली वही है कि NPN ट्रांजिस्टर है, इमीटर कॉमन है, एक बाइसिंग वोल्टेज इधर लगाए, एक बाइसिंग वोल्टेज इधर लगाए। अब इसी में चूंकि हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है तो आपको करंट और वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक आमीटर, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर, ये आमीटर आपको बेस करंट शो करेगा, ये वोल्ट मीटर बेस इमीटर सेक्शन का वोल्टेज शो करेगा, बेस इमीटर जंक्शन का। और देखिए ये आपको कलेक्टर करंट शो करेगा, और ये कलेक्टर इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज को शो करेगा। और रियोस्टेट लगाए हैं कि हम वोल्टेज को चेंज कर सके ताकि ग्राफ प्लॉट करें। तो इस ग्राफ को, इस डायग्राम को मेनली बनाना है। उसके बाद देखिए इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ बिटवीन बेस इमीटर वोल्टेज एंड द बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। जब हम इनपुट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आउटपुट सेक्शन में जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना होगा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, और ये जो बेस इमीटर वोल्टेज और ये जो बेस करंट है इसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट R2, इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट R2। द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट R1 डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ VBB एंड देयर करस्पॉन्डिंग IB आर ऑब्टेन्ड। और जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे IB बेस करंट और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच, तो आप देखिए कि ये इस नेचर का ग्राफ आएगा आपको। ये दोनों क्या है? ग्राफ का नेचर है। और ये VCE को आप कांस्टेंट रखें, तो ये जो VCE है, मान लो इसको एक बार V1 वोल्ट पे कांस्टेंट रखे, ये ग्राफ आया। इसको फिर चेंज करके V2 ग्राफ पे कांस्टेंट रखे तो फिर ये ग्राफ आया। तो ये ग्राफ का नेचर है, यही आपका क्या है? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद फिर है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE एंड कलेक्टर करंट IC एट कांस्टेंट बेस करंट। यानी इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट सेक्शन का जो ये वोल्टेज है और जो करंट है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट R1 IB is kept constant, and with the help of rheostat R2 different readings of VCE and their corresponding IC are obtained। और जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखिए ऐसा ग्राफ आएगा, VCE और ये है IC अलग अलग वोल्टेज पे। तो ये ग्राफ आप देखते हैं कि ये शुरू में ऐसे लीनियर ही रहता है, बाद में जाके ये कांस्टेंट। ये भी ये क्या है? IB का वैल्यू जब मान लो I1 पे रखे, एक ग्राफ मिला, इसको फिर I2 पे रखे, फिर ये दूसरा ग्राफ मिला, फिर I3 पे रखे, फिर ये तीसरा ग्राफ मिला। तो इस तरह से आप कहेंगे कि IC और VCE का ग्राफ है, यही क्या है? तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
उसके बाद इसमें एक दो टर्म है, इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस आप कहेंगे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो। द इनपुट रेसिस्टेंस इन सी कॉन्फ़िगरेशन इज द रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट। क्योंकि इसमें आप देखिए कि ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व ग्राफ मिलता है, तो ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, तो अलग अलग वोल्टेज पे रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा। इसीलिए हम लोग जब इसमें रेसिस्टेंस निकालते हैं तो कहते हैं ये स्मॉल चेंज लेते हैं वोल्टेज में और उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज करंट में। द इनपुट रेसिस्टेंस क्या है, तो रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट IB at constant collector emitter voltage। R input small change delta VB, small change delta IB at constant VC। आउटपुट वाले सेक्शन को कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट रेसिस्टेंस, तो आप कहेंगे द आउटपुट रेसिस्टेंस इन सी कॉन्फ़िगरेशन इज द रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, आउटपुट सेक्शन का वोल्टेज, टू द स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट। आर आउटपुट क्या होगा, डेल्टा VC बाय डेल्टा IC एट I कांस्टेंट IB। इसी में देखिए एक टर्म और है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है कि जितना करंट आप देते हैं आउटपुट करंट उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो सी कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए कि जो आउटपुट करंट है वो IC है, इनपुट करंट IB है, तो सी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या इसी को करंट गेन कहते हैं, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू IC बाय IB। और यही चीज़ अगर CB कॉन्फ़िगरेशन में हो तो CB कॉन्फ़िगरेशन में पहला वाला जो हम लोग फिगर देखे थे इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट है IC, इनपुट है IE, IC बाय IE। तो ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इसका। फिर देखिए इसी में एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो हम लोग एक रिलेशन देखे थे IE इक्वल टू IC प्लस IB। तो IE इक्वल टू IC कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस IB बाय IC, इस IC को इधर ले आइए तो IE बाय IC इक्वल टू 1 प्लस IB बाय IC। अभी हम लोग देखिए IC बाय IE को क्या कहते हैं, अल्फा, तो IE बाय IC 1 बाय अल्फा, IC बाय IB था बीटा, तो ये हो गया 1 बाय बीटा, तो 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय बीटा, तो 1 बाय अल्फा इक्वल टू यहाँ पे बीटा एलसीएम ले लीजिए तो बीटा प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय बीटा प्लस 1। तो ये अल्फा और बीटा का एक रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जब ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछा जाएगा तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें फिर अगर कभी अलग से पूछ देता है कि आप करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बताइए या अल्फा बीटा का रिलेशन बताइए, तो ये सब चीज़ टेल में पूछा जाएगा, तो आप इसको बता सकते हैं। तो इतना चीज़ आज याद रखिए, है ना। इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।